हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अपने फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 5 के पार्ट 2 को। एंड हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। सेकेंड पार्ट में आज हम पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये यूनिट 5 का जो सेकेंड पार्ट आने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ साथ हमारे सेकेंड पार्ट जैसे ही हमारा कवर हो जाएगा, आज की वीडियो के साथ साथ हमारी जो फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है यूनिट 5 के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। और नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों की लिंक मेंशन है। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की लिंक देखना चाहते हैं आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब्जेक्ट की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 में देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम एंड जेल्स। फिर हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड एक्सिपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिर हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इन्हीं तीनों टॉपिक्स को आज हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। और ये हमारे तीनों टॉपिक्स ही यानी कि हमारी पूरी यूनिट 5 ही पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि इसमें से हमारे कम से कम 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी लॉन्ग में। तो चलिए अब हम बिना देर करे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। यानी कि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है इनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमारे 2 मेथड आ जाते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे ट्यूटरेशन मेथड और एक होता है हमारे यहाँ पे फ्यूजन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारा ट्यूटरेशन मेथड होता है इसको तो हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूजन मेथड होता है इसको हम हीट के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि प्रिपरेशन में ऑइंटमेंट का मेनली आता है, तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन वगैरह और इसके एग्जाम्पल वगैरह हर चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और इसी तरीके से हमारे और भी सारे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जैसे क्रीम्स वगैरह हैं, जेल्स वगैरह हैं, सभी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जैसे कि एग्जाम में अगर ये हमारा वैसे तो लॉन्ग में ही आएगा 10 मार्क्स में, तो अगर इसकी प्रिपरेशन वगैरह आती है तो अगर आपको जैसे कि लिखना है तो अगर जैसे प्रिपरेशन वगैरह आती है तो ये सभी चीज़ों को आप लोग को लिखना पड़ेगा। बाकी इसके जो हमारे 2 मेथड्स वगैरह हैं, जैसे कि ये वाले 2 मेथड हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, इसके स्टेप्स वगैरह। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ के लिखेंगे तो आप लोग को पूरे 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ऑइंटमेंट्स के बारे में। तो जो हमारा ऑइंटमेंट होता है एक तरीके की हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। एंड ये जो ऑइंटमेंट होता है ये बेसिकली हमारे किसके लिए इंटेंडेड होता है, यानी कि ये बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि जो ऊपर वाली जो स्किन हमारी ये वाली स्किन होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपर स्किन, यानी कि जो हमारी ऊपर की स्किन होती है यहाँ पे जो हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो स्किन के अंदर वाली जो स्किन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब स्किन के अंदर वाला पार्ट। अब जैसे कि हमारा फेस है, ठीक है, तो फेस से बाहर से अगर आप लोग फेस को बाहर से टच करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी नॉर्मल स्किन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे माउथ है, अगर उसके अंदर आप फिंगर डालोगे तो अगर साइड साइड में जो चीक्स में मतलब कि लगता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, वो वाली स्किन जो होती है उसको हम यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन कह देते हैं। जो बेसिकली हमारे ऑइंटमेंट्स होते हैं इनको हम अंदर यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्किन पे बाहर दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इनका बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए एरोसॉल वगैरह आते हैं, तो उसको हम अंदर से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी हम इसको मतलब स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और स्किन के अंदर भी अप्लाई, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होता है उसमें भी ऑइंटमेंट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में ही हमारा ये जो ऑइंटमेंट है ये हमारा काम आता है। बाकी इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है मतलब ऐसी होती है कि हमारे ईजिली स्किन पे हमारे रब्ड हो जाते हैं, यानी कि इसको हम ईजिली ऐसे रब कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे पेट्रोलियम जेली, वैक्सेस, लिडोकेन ऑइंटमेंट्स। ये लिडोकेन ऑइंटमेंट्स मैंने एग्जांपल में पहले मतलब पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बताया है, तो वो अगर आप लोग देखें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा।
अब बेसिकली अगर इनकी टाइप्स के बारे में बात करें तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक और ओलिगीनियस एंड सेकंड होता है इमल्सिफाइंग एंड वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट्स। जैसे कि हमारा हाइड्रोफोबिक ओलिगीनियस यानी कि अगर इसमें फैट और ऑयल वाला जैसा कोई बेस मिला दे तो इस हिसाब से हो सकता है। इमल्सिफाइंग वाला जैसे कि वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन ऑयल इन वाटर वाला। एंड अगर हमारा वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट है तो अगर इसमें PEG वगैरह मिला देते तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट्स हो जाता है। बाकी इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसको हम 2 मेथड्स का यूज़ करके इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय टाइट्रेशन एंड फ्यूजन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये तो बेसिकली ऑइंटमेंट्स के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी मतलब कि एग्जाम्पल, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिपरेशन वगैरह। ठीक है, प्रिपरेशन तो इसका हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके मेथड बताए गए हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करके इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारा सेकेंड आ जाता है यहाँ पे क्रीम्स। तो ये भी हमारी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है एंड इसमें हमारे वन और मोर देन वन मेडिकामेंट्स इसमें हमारे डिजॉल्व होते हैं, यानी कि इमल्शन बेस में डिजॉल्व होते हैं। यानी कि इसमें जैसे कि हमारा इसमें इमल्सिफाइंग वाला था, तो जो इमल्सिफाइंग वाले में जब यहाँ पे हमारे वन और मोर मेडिकामेंट्स यहाँ पे डिजॉल्व कर दिए जाते हैं इमल्शन बेस में, तो हमारे यहाँ पे क्रीम का प्रिपरेशन हो जाता है। और ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर और इन अदर वाटर सॉल्युबल बेस। अब बाकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे 2 ही टाइप के हैं। जैसे कि वैनिशिंग क्रीम में अगर है तो ये हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, कोल्ड क्रीम के लिए हमारा ये वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा। यानी कि अगर हमारा ये वाटर वाला इमल्शन है तो ये हमारा वैनिशिंग क्रीम है, ऑयल वाला इमल्शन तो हमारा ये कोल्ड क्रीम है। ठीक है, और बाकी इसको हम फ्यूजन मेथड के थ्रू इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्रीम को। फिर हमारा थर्ड आ जाता है यहाँ पे पेस्ट। तो ये भी हमारा एक तरीके से सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में है। इसको बेसिकली हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, यानी कि सरफेस ऑफ द स्किन, बस स्किन की सरफेस पे। अब जैसे पेस्ट हमारे होते हैं वो कई सारे पेस्ट होते हैं, जैसे कि जो पेस्ट है ये हमारे जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं उसी की तरह के होते हैं। तो मतलब ये जान लेते हैं कि ऑइंटमेंट एंड पेस्टेस में क्या मतलब फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें मतलब कि हम ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन पाउडर को यहाँ पे कंटेन करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब जैसे पेस्ट है, अगर हम यहाँ पे स्किन पे रब करेंगे तो ये कुछ देर बाद मतलब ड्राई होने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म कर देता है हमारे स्किन पे। यानी कि एक पाउडर के फॉर्म में हमारी एक लेयर फॉर्म हो जाती है सूखने के बाद। जैसे कई जगह होता है जैसे जल जाते हैं लोग, तो जल्दी जल्दी में वो टूथपेस्ट यहाँ पे मतलब अप्लाई कर लेते हैं हाथ पे जहाँ पे वो जले होते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर जब क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट होता है, जैसे कोलगेट है तो हमारा वाइट कलर में होता है, तो जो उसको यहाँ पे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारी पूरी जो स्किन होती है कुछ देर बाद वो सूख जाता है पेस्ट, तो पूरा वाइट हो जाता है। तो इसीलिए मतलब वही पेस्ट होता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे वो हमारे हेल्पफुल होते हैं, जल जाओ तो वहाँ पे लगा लो तो वो हमारी एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हमको इसी राहत मिल जाती है पेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं। बाकी जो ऑइंटमेंट्स हैं तो वो हमारे पता नहीं लगते हैं, मतलब वो हमारे इजीली रब्ड हो जाते हैं, वो स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो इतना पता नहीं लगता है। तो यही हमारे पेस्ट एंड ऑइंटमेंट में डिफरेंस होता है। बाकी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रिचुरेशन एंड फ्यूजन मेथड को यूज़ करके। इसका एग्जांपल आ जाता है जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड पेप्टिजोल एक्सेट्रा। तो ये हो जाता है पेस्ट के बारे में। आई होप आप लोग को इन तीनों चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जेल्स के बारे में। तो जेल्स में हमारी जैसे ये सारी ही सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, तो जेल्स भी हमारे यहाँ एक तरीके का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। अब ये जो जेल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इन सबसे। जैसे कि इसको हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो हेयर जेल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर क्रीम भी आती है हमारी जेल के फॉर्म में, बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा एक मास मतलब कि एक तरीके का पूरा मास होता है ऐसे इस तरीके का पूरा होता है यहाँ पे मास, इस तरीके का हमारा जेल के फॉर्म में होता है। मतलब कि ऐसे इस टाइप का मास होता है। तो इसको हम लिक्विड के अंदर फिल करके एक तरीके मतलब एक 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा इसी तरीके का होता है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर में होता है, और ये हमारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वोल्टरेन जेल हो गया, जो कि हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस में ट्रीट करने में ये हमारा हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जो बेस यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजेल हो गया, ऑर्गेनेलो जेल्स हो गया, थिक्सोट्रोपिक जेल्स हो गया, रिजिड, इलास्टिक जेल, ये हमारे ऐसे मतलब इस टाइप के बेस होते हैं जिसको मिलाकर हम यहाँ पे जेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मतलब फ्यूजन और ट्रिटरेशन मेथड नहीं, यहाँ पे हमारे अलग मेथड होते हैं इनको जेल्स के प्रिपरेशन में। जैसे कि हमारा इनको प्रिपेयर किया जा सकता है थ्रू दी थर्मल चेंजेस, फ्लक्चुएशन, केमिकल रिएक्शंस।
अब जैसे अगर हम इसको थर्मल चेंजेस के थ्रू यहाँ पे हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम हीट के थ्रू करेंगे, फ्लोकुलेशन के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोक्यूल्स को बना के करेंगे, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे इसका ये केमिकल रिएक्शन दी गई है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को जो हम एल्युमिनियम सॉल्ट यानी कि जो हमारा एक्वस मीडियम में होता है, जब इसके साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तब हमारे यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे हम जेल वगैरह को यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है जेल्स के बारे में। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं सेमी सॉलिड डोज फॉर्म के मेथड्स के बारे में, जो कि हमारे 2 ही मेथड हैं मेन, ठीक है। यही आप लोग को मेथड का यूज़ करके उन चारों की प्रिपरेशन करनी है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे 2 मेथड हमारे आ जाते हैं। एक होता है ट्रेचुरेशन मेथड, सेकेंड है हमारा फ्यूजन मेथड। तो चलिए इन दोनों के बारे में, इसके स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जैसे ऑइंटमेंट्स का आता है बेसिकली, तो ये आप लोग जैसे ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह के बारे में आ गया, तो इन मेथड्स को आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्यूट्रेशन का मतलब क्या होता है, कि मतलब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर लैब करी है तो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कि पेस्टल और मोटार तो ज़रूर देखा होगा। यानी कि मोटार पेस्टल होता है लैब वगैरह में, वो वाइट कलर में, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा कि एक हमारा पिस्टल होता है, एक हमारा मोटार होता है, कि हमारा चाइना मिट्टी का बना होता है। तो अब जैसे कि ये हमारा जो पेस्टल होता है, तो ये हमारा एक तरीके का मतलब इस टाइप में होता है, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो मोटार है, तो मोटार के अंदर कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस पड़ा होता है, तो उसको यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे रब करते हैं, मतलब कूटना नहीं रहता है, इसको धीरे धीरे ऐसे रब करते हैं, चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे अगर पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस है तो वो हमारा जैसे कि वो हमारा मतलब सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस है तो वो हमारा पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का ये हमारा ये काम करता है मोटार पिस्टल, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे ट्यूट्रेशन मेथड बोलते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जो हमारा ट्यूट्रेशन मेथड है, ये बेसिकली हमारा वाइडली यूज़ होता है। ये वाइडली यूज़ मेथड है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे मिला देते हैं बेस के अंदर। बाकी देन दिस इज़ सूटेबल। जब यहाँ पे लिक्विड बेस के अंदर मिला देते हैं तो ये हमारा एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है हमारा सॉलिड फॉर्म में, जो उसमें लिक्विड मिला देते हैं तो वो उसके लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे। अब पहला स्टेप इसमें आ जाता है साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन में ऐसे करते हैं, जैसे कि हमारा ये मोटार पिस्टल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी जैसे पाउडर होगा, यहाँ पे मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा, उसको यहाँ पे उसका जो साइज़ होता है उसको रिडक्ट कर दिया जाता है, यानी कि छोटे छोटे फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसका साइज़ रिडक्शन कर दिया जाता है। तो पहला स्टेप हो जाता है साइज़ रिडक्शन। उसको मतलब कि कोई भी हमारा पार्टिकल या फिर ड्रग मटेरियल है, उसको यहाँ पे हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और उसको हम फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है लेविगेशन। अब लेविगेशन के प्रोसेस को चलिए ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लेविगेशन में ये करना रहता है कि जैसे कि ये जो हमने यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमने यहाँ पे मतलब साइज रिडक्शन में किसी भी सब्सटेंस को या फिर ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस किया है, उसी पाउडर को यहाँ पे हम मोटार पिस्टल में लाते हैं, और इसी पिस्टल के थ्रू यहाँ पे हम इसको फाइन पाउडर मतलब कि ऐसे रब करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो मतलब पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। अब सेकेंड जब मतलब इसमें एक चीज़ और करनी रहती है कि जैसे ही हमारे पूरा एकदम पतला हो जाता है फाइन पाउडर में, फिर साथ साथ में इसको हम पानी भी इसमें मिलाते रहते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे लिक्विड भी यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पाउडर होगा उसमें जब हम धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे, उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे, रब करते रहेंगे, तो यहाँ पे एक हमारा एक तरीके का पूरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमको ये मतलब कि पाउडर मिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा लिक्विड मिलाते रहना है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम लेविगेशन बोल देते हैं। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे हम सूटेबल बेस ऐड कर देते हैं इसी एंड दिस मिक्सचर अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड एक्सीपेंट वाया ट्रेचुरेशन। यानी कि बेस के साथ साथ यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड इसमें एक्सीपेंट हमको जो रिक्वायर्ड हैं उनको भी यहाँ पे हम मिला देते हैं ट्रेचुरेशन करते टाइम ही। फिर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगे, तो ये जो हम ट्रेचुरेशन कर रहे हैं यानी कि जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर हमारा जो जितना भी मटेरियल होगा पूरा यहाँ पे सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। फिर मिक्स होने के बाद हमारा जो पूरा ये जो मास मतलब एक तरीके का हमारा पूरा मास प्रिपेयर हो जाएगा सेमी सॉलिड का। फिर इसमें जो हमारा रिमेनिंग उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग बेस होता है उसको फाइनली यहाँ पे हम मिला देते हैं, तो ये हमारा वेट को यहाँ पे फाइनलाइज कर देता है। फिर यहाँ पे एक लास्ट स्टेप हमको यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, लास्टली यहाँ पे होमोजिनेशन यानी कि होमोजिनेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी रहती है टू रिड्यूस साइज मेक सेमी सॉलिड और ऑइंटमेंट। यानी कि
तो जैसे कि यहाँ पे जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो अच्छे से अगर जैसे मिक्सिंग ना हो, अगर मतलब एक ही रोटेशन में ना हो, बहुत लोग होते हैं कि 2-3 रोटेशन यूज़ करते हैं, कभी इधर किया कभी उधर किया, तो उसमें लम्स फॉर्म हो जाते हैं, जो पेस्ट होता है वो अच्छे से नहीं फॉर्म होता है, उसमें लम्स फॉर्म हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम होमोजिनेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जितना भी मटेरियल रहता है, हर चीज़ का जो पार्टिकल साइज़ ही हमको यहाँ पे छोटा करना है, यानी कि रिड्यूस करना है। तो हर मटेरियल का यहाँ पे जो साइज़ होगा, हर सब्सटेंस का यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक यूनिफॉर्म में आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ होमोजिनेशन के बाद यहाँ पे जब जो उसके बाद जो हमारा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होगी, यानी कि जो हमारा ड्रग प्रिपेयर होगा, वो हमारा एक तरीके से स्टेबल होगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सारा कुछ करने के बाद, होमोजिनेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पे जो हमारा पूरा ड्रग है वो बन के तैयार हो जाता है। फिर उसको हम यहाँ पे फिर कंटेनर में फिल कर देते हैं और उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ट्यूट्रेशन मेथड होता है प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि परफॉर्म किया जाता है। आई होप आप लोग को ट्यूट्रेशन मेथड एकदम इजी फॉर्म में समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को स्टेप वाइज लिखना है, थोड़ा सा इसका इंट्रो लिखेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे साइज रिडक्शन है, जिसमें आप लोग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी सब्सटेंस को। फिर लेविगेशन है, उसके बाद यहाँ पे उसमें जो रिमेनिंग जो उसमें सूटेबल बेस मिला देंगे, इस एक्सीपेंट वगैरह जो है उस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से टेट्रेशन करेंगे लगातार। उसके बाद जो रिमेनिंग बेस है उसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे होमोजिनेशन, यहाँ पे हम साइज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम होमोजिनेशन प्रोसेस करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा पूरी ड्रग प्रिपरेशन यानी कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, वो हमारी एकदम इफेक्टिव एंड स्टेबल बनती है। फिर उसको हम फिल कर देंगे और स्टोर कर देंगे। अब चलिए सेकेंडली बात कर लेते हैं फ्यूजन मेथड के बारे में। तो जब फ्यूजन मेथड की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या अप्लाई हो रही है, हीट अप्लाई हो रही है। अब मेनली इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें हम या तो 2 से ज़्यादा बेस यूज़ कर रहे हैं या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मान लो बेस है लेकिन वो हमारे 2 से ज़्यादा है, जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो एक हमारा हो गया 50 डिग्री सेल्सियस का, एक हो गया हमारा बी हो गया 80 डिग्री सेल्सियस एंड सी हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये सभी बेस जो है ये हमारे क्या है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से अलग है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको हम मेल्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नीचे से, यहाँ से मतलब पहले इसको करेंगे, ठीक है, मेल्ट, उसके बाद ये इसको बी वाले को मेल्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब इसको मेल्ट कैसे करते हैं तो चलिए वो देख लेते हैं। अब ये बेसिकली हमारा परफॉर्म किया जाता है वाटर बाथ में। जैसे कि आप लोग लैब वगैरह गए होंगे तो आप लोग को छोटा सा एक बाउल टाइप का, कढ़ाई टाइप का दिखा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर बाथ कहलाता है। अब जैसे लैब वगैरह में जाएंगे तो आप लोग को इस तरीके का कुछ आप लोग को पूरा दिखेगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हमारे पूरी एक प्लेट टाइप की होती है, इसमें हमारे 4 बॉक्स होते हैं। इसके अंदर हमारा क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। और इसमें जो पानी भरा होता है ये हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूजन मेथड में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हीट के थ्रू इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये गर्म हो रहा होता है पानी, तो इसी में जो बीकर होता है, जो हमारा जिसमें सब्सटेंस है, वो बीकर हम इसमें रख देते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाता है, जैसे ये वाला पानी गर्म है तो जो बीकर में सब्सटेंस है वो भी हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। बिकॉज हम डायरेक्टली इसमें हीट अप्लाई नहीं करते हैं। अगर मतलब डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हीट को तो हमारा ड्रग जो है वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे वाटर बाथ में रख के इसको हम गर्म करते हैं। तो इतना तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं इसके स्टेप्स कि हमारा एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे है पूरा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो वैक्सी बेस होता है, यानी कि जो पूरा वैक्स होता है, जो वैक्सी बेस है उसको हम यहाँ पे ग्रेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घरों में कद्दूकस तो देखा ही होगा, मम्मी लोग उसमें आलू घिसती हैं या फिर गाजर घिसती हैं, उसी तरीके से हमको क्या करना है, इस वैक्सी बेस को भी यहाँ पे ग्रेट कर लेना है। यानी कि कद्दूकस करें या ना करें, लेकिन बस इसका क्या करना है, साइज जो है उसका रिडक्शन करना है, यानी कि साइज रिड्यूस करना है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे डिवाइड करना है इस वैक्सी बेस को। अब जैसे कि ये वैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ग्रेट करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले वैक्स को यहाँ पे बीकर में, जो बीकर होता है हमारा, बीकर में डाल देते हैं। और बीकर में डालने के बाद ये जो हमारा वाटर बाथ है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी गर्म हो रहा है, फिर इसी बीकर को यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। इस बीकर को यहाँ पे रखेंगे तो ये जो इसमें वैक्स मतलब जो वैक्स सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इसी पानी जो वाटर बाथ में जो पानी गर्म है उसी के थ्रू हमारे कुछ देर बाद हीट होने लगता है। और आप लोग को पता है कि जैसे कि वैक्स है, अगर वो हमारे यहाँ पे हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, गलने लगता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कि पहले यहाँ पे वैक्स को ग्रेट करना है, उसके बाद बीकर में डालना है, फिर इसको वाटर बाथ में रख देना है जिससे कि वो मेल्ट हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बेस को सबसे पहले गर्म करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लो मेल्टिंग पॉइंट बेस को गर्म करते हैं, मतलब कि मेल्ट करते हैं।
अब जैसे कि ये करते क्यों है, जैसे हमारा मतलब यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्रग का कौन सा है 100 डिग्री सेल्सियस और लो कौन सा है 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ए को कर देंगे यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस को यहाँ पे हम जब मेल्ट कर देंगे तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचते पहुँचते वो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले बेस को यहाँ पे हम मेल्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट बेस को मेल्ट करते हैं। फिर जैसे ही कम टेम्परेचर होगा फिर उसके बाद जो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा बेस उसको हम गर्म कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बेस को गर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सारे हमारे जो बेस है वो हमारे यहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो हमारा बीकर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सारे या बेसिस को यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं एक साथ में। तो इतना जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला स्टेप है डिसॉल्व ऑयल सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल ड्रग्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी भी हाई है, तो यहाँ पे हम ऐसे मतलब कि यहाँ पे जो मतलब हीट प्रोवाइड है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रग्स को यहाँ पे मेल्ट करते हैं जो कि हमारे क्या हो, हीट स्टेबल हो। यानी कि जो ज़्यादा मतलब ऐसे ड्रग्स होने चाहिए जो ज़्यादा हाई अमाउंट में अगर हीट प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें हमारे ख़राब ना हो, हीट स्टेबल होने चाहिए। फिर वो ड्रग यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और ऐसे ड्रग को ऐड करते हैं जो कि हमारे किसके नेचर के हो, ऑयली नेचर के हो, मतलब कि ऑयल सॉल्युबल हो, जो ऑयल में सॉल्युबल हो जाए। क्योंकि ये जितना भी वैक्स वगैरह है सारा क्या था, ऑयली नेचर का था, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए। तो जब ये सारा का सारा सब कुछ मिक्स हो जाता है तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम फेस को यहाँ पे हम लार्ज वॉल्यूम फेस में मिलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये होता है, मान लो जैसे कोई भी हमारा बेस है, ठीक है, तो एक हमारा क्या है, ऑयली बेस है, ऑयली नेचर बेस है, और एक हमारा वाटर नेचर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो ये वाला जो सब्सटेंस है ये हमारा कम है, ठीक है, तो कम वाले को हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में मिला देते हैं, तो जिसकी वजह से ये भी हमारा क्या होता है, इसमें मिक्स होने के बाद इसी नेचर का हो जाता है। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा मिक्सिंग वाला काम करना है। और मिक्सिंग इस तरह से करना है कि जो हमारा ज़्यादा फेस मतलब कि ज़्यादा वाला है उसमें हम क्या करते हैं, कम वाले वॉल्यूम फेस को यहाँ पे हम मिला देते हैं। मतलब कि जो हमारे बेस में जो मतलब कि जो एक्सीपेंट वगैरह कम थे तो वो हमारे क्या करते हैं, सारे यहाँ पे हम मिक्स करते जाते हैं। अब उसके बाद ये तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी कि जो कि हमारा सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल ड्रग्स है, उसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसी वाले सोल्यूशन में, ठीक है। अब ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा पूरा कम्प्लीटली बन जाता है तो उसके बाद इसको हम कूल कर लेते हैं, मतलब कि अंडर स्टीयरिंग इसको हम स्टीयर करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम पे हमारा ये ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद जब कूल हो जाता है, यानी कि जब हमारा ये सॉफ्ट मास ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारा पूरा जो ये सब्सटेंस है जब हमारा बन जाता है, कूल हो जाता है ठंडा होने के बाद, एटलीस्ट ये हमारा जब नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तब यहाँ पे हम उन ड्रग्स को यहाँ पे हम ऐड करते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, हीट पे ख़राब हो जाते हैं। यानी कि हम ऐसे ड्रग्स को यहाँ पे हम ऐड करेंगे जब ये हमारा पूरा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उन ड्रग्स को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे हीट पे ख़राब हो जाते हैं ड्रग, ठीक है, अगर उनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब कि हम इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। फिर लास्ट में इसमें हम क्या करते हैं, जब पूरा मिक्स हो जाता है उसके बाद होमोजेनेशन वाली यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, जो कि हमने ट्यूट्रेशन मेथड में करा था। यानी कि इसको पूरे होम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट करते हैं, यानी कि इसका जो मटेरियल है पूरे साइज रिड्यूस कर देते हैं, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कंटेनर में फिल कर देते हैं और उसके बाद इसको हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्यूट्रेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियोज़ को मतलब अच्छे से देखेंगे तब आप लोग को हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, अगर आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी तो आप लोग अपने वर्ड्स में भी इसको लिख के आ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है इन दोनों मेथड्स में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पे एक्सीपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो चलिए इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यानी कि इसमें बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से हमको एक्सीपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके जो हमारे सेमी सॉलिड बेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे सेमी सॉलिड होता है उसका जो बेस होता है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके टाइप्स वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
अब जैसे कि एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ कि यहाँ पे अगर हमको कोई भी मेडिसिन बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए यहाँ पे हमको कौन-कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? देखो, मेडिसिन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा क्या ज़रूरी होता है? यहाँ पे आ जाता है हमारा ड्रग, यानी कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद हमको असर दिखाता है, ठीक है? मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लेकिन हमारा जो ड्रग है उसको हम पाउडर फॉर्म में तो फाँक नहीं लेंगे, जैसे पाउडर है उसको हम खा लेंगे, ऐसे नहीं खाते हैं। पूरी हमको एक प्रॉपर मेडिसिन मिलती है ना खाने के लिए। जैसे बुखार है, जुकाम है, तो उसकी अलग अलग मेडिसिन आती हैं, तो वो हमारी पूरी पैकेजिंग में अच्छे से रहती हैं, एकदम मतलब कि टैबलेट के फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पे हम ड्रग को क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें हम पूरी एक मेडिसिन तैयार करने के लिए यहाँ पे हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारी आ जाती है ड्रग, सेकेंड आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एक्सीपियंट्स। तो एक्सीपियंट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ड्रग के साथ मिला देते हैं तो सारी चीज़ें जब यहाँ पे हमारे अच्छे से मिल जाती हैं, तो यहाँ पे हमारी पूरी मेडिसिन तैयार हो जाती है, यानी कि मेडिसिन बन के तैयार हो जाती है। अब अगर यहाँ पे हम सेमी सॉलिड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम सेमी सॉलिड का बेस भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारा बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब जैसे कोई भी चीज़ हो तो बिना बेस के थोड़ी बन सकती है। जैसे कि आप लोग खाना बना रहे हो, ठीक है? तो खाना बना रहे हो तो उसके लिए सब्जी क्या है, हमारी बेस है, यानी कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो बेस है, लेकिन बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो हमारी क्या है, एक तरीके के वो हमारे एक्सीपेंट्स है, तभी तो हमारी एक सब्जी बन के तैयार होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारी एक मेडिसिन बन के तैयार होती है, क्योंकि ड्रग के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, बेस भी ज़रूरी होता है और एक्सीपेंट भी ज़रूरी होता है। अगर सेमी सॉलिड बना रहे हो तो सेमी सॉलिड के लिए यहाँ पे हमारा बेस भी ज़रूरी होता है। फिर हमारे इन तीनों चीज़ों को मिला के यहाँ पे हमारा एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सेमी सॉलिड्स हैं, इनको बनाने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ एक्सीपेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए, सेमी सॉलिड डोस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है हमारा सेमी सॉलिड बेस, क्योंकि इसके बिना हमारा सेमी सॉलिड नहीं बन सकता है। इसमें हमारा सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इंपॉर्टेंट एक्सीपेंट है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे सेमी सॉलिड बेस है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट 5 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है? तो हर टॉपिक को यहाँ पे आप लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग में ही आएंगे। तो जो हमारे सेमी सॉलिड बेसिस होते हैं, ये हमारे एक तरीके के इम्पॉर्टेंट एक्सीपेंट्स होती हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर ये ड्रग यानी कि जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व यानी कि मिक्स करता है, और ड्रग को रिलीज करने में यही हमारे क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि अगर हम सेमीसॉइड मतलब कि यूज़ कर रहे हैं सेमीसॉइड डोज फॉर्म का, तो ये मेनली क्या करता है, जो बेस होता है, ये एक्सीपेंट हमारा क्या करता है, उस ड्रग को हमारी बॉडी में रिलीज करने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये होता कैसे है, चलिए ये जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बेस है, ठीक है, सेमी सॉलिड बेस है। अब यहाँ पे हमारा बेस है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ड्रग है, यानी कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको इसमें हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसके बाद बचे हुए जो हमारे एक्सीपेंट्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसी बेस के अंदर। तो हमारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। अब ये हमारा काम कैसे करता है, मान लो जैसे कि ये हमारी स्किन है, ठीक है, तो इसको मैंने अप्लाई किया अपने स्किन पे, स्किन है, डोज फॉर्म को हमने अप्लाई किया, तो ये जो हमारा यहाँ पे बेस है, वो हमारा क्या होता है, स्किन के ऊपर जो स्किन की सरफेस है उस पर क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होना, जैसे ही मेल्ट होता है तो उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, ड्रग प्रेजेंट है। तो जो ड्रग है जैसे ही मेल्ट होता है ये सेमीसॉइड का बेस, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो हमारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है स्किन के अंदर, और ये अपना इफेक्ट शो करने लगती है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हमको स्किन पे हुई होती है उससे हमको रिलीफ मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेनली लिखा गया है कि ये जो हमारे मतलब कि सेमी सॉलिड बेसिस है, ये हमारे मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज होने में। तो इस तरीके से हमारा जो सेमी सॉलिड बेस होता है यहाँ पे हमारा वर्क करता है। बाकी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सपोजिटरीज के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने ब्रीफ में बताया है कि वो जो यहाँ पे भी जो हमारे मतलब कि जो सपोजिटरीज बेसिस होते हैं वो यहाँ पे भी हमारे काम आते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है आप लोगों से कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखिए। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो आगे जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग को अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बाकी सेमी सॉलिड बेसिस के एडिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसका जो मतलब पीएच होता है, जो सेमी सॉलिड बेसिस का जो पीएच है वो हमारी स्किन की पीएच से मैच करना चाहिए, ठीक है, और जिसकी वजह से ये हमारे स्किन पे अप्लाई हो तो वो हमारी स्किन से कंपैटिबल हो, एंड साथ साथ में ये हमारे ड्रग के साथ भी कंपैटिबल है। ऐसा ना हो कि मतलब बेसिस में हमने ड्रग को मिलाया, वही चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट करना चालू कर दी, ठीक है। तो ये हमारा उसका जो पीएच है वो हमारा कंपैटिबल होना चाहिए। फिर सेकंड आ जाता है इनर्ट, नॉन इरिटेंट एंड नॉन सेंसिटाइजिंग।
इनर्ट मतलब वो मतलब कि खुद कोई रिएक्शन ना करे, जो उसका काम है बस वही अपना एक्शन शो करे, ठीक है। नॉन इरिटेंट, जैसे कि स्किन वगैरह पे अप्लाई किया तो हमारी इरिटेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग मतलब कि हमारे सेंसिटिव ना हो, ठीक है। बाकी हमारा थर्ड आ जाता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। नॉन ग्रीसी यानी कि चिपचिपे टाइप के ना हो और इजीली रिमूवेबल हो, यानी कि इजीली रिमूव हो सके, ठीक है। फिर आ जाता है रिलीज मेडिकामेंट्स इजीली एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये जैसे मेडिकामेंट है तो वो अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छे से आके रिलीज करे, ऐसे इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एंड इट शुड बी गुड स्टेबिलिटी, ये हमारे अच्छे से स्टेबल होने चाहिए, मतलब काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल होने चाहिए, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिस के टाइप्स के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ऑलिजीनियस हाइड्रोकार्बन बेसिस, मतलब कि जैसे ट्राइग्लिसराइड वगैरह ऑयल बेसिस होते हैं उसमें हमारे आ जाते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस। फिर थर्ड हमारा आता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो अगर हम पहले बात करें ऑलिजीनियस बेसिस के बारे में तो इसको हम ऑर्गेनिक बेसिस भी बोलते हैं, और ये हमारे हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। और ये जो हमारे ऑलिजीनियस बेसिस होते हैं ये बेसिकली हमारे फैट एंड ऑयल से बने होते हैं। अब जैसे किचन वगैरह में देखेंगे आप लोग, तो आप लोग के घरों में घी और तेल दोनों ही मतलब रहता होगा। तो जो घी है उसको हम फैट कह सकते हैं, और जो ऑयल जो खाने पीने में हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे ऑयल बोल सकते हैं। ये हमारे एक तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम रेगुलर खाने पीने में भी यूज़ करते हैं। तो जिन हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके जो हम बेस यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे ऑलिजीनियस या फिर हाइड्रोकार्बन बेसिस कह सकते हैं। एंड ये बेसिकली हमारे जो ऑलिजीनियस बेसिस हैं ये हमारे वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, यानी कि इन वाटर में इंसॉल्युबल नहीं होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं। ग्रीसी यानी कि थोड़े से चिपचिपी और स्टिकी भी होते हैं। एंड नॉन वॉशेबल, इनको हम धुल नहीं सकते हैं, ये हमारे नॉन वॉशेबल होते हैं। जैसे घी वगैरह है वो आप लोग ऐसे कभी कभी लेते होंगे कटोरी वगैरह में, तो उसको मतलब जब उसको पूरा वो फिनिश हो जाता होगा लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो घी का है उस कटोरी पे रह जाता है, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होता है, ग्रीसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ओलिजीनियस बेसिस के बारे में। अब हमारा सेकंड बेस आ जाता है यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेस। तो ये हमारा फॉर्म होता है किसका, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन का। तो जो यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेसेस होते हैं ये बेसिकली हमारे वो बेसेस होते हैं जो कि हमारे क्रीम बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस। अब जैसे कि वाटर इन ऑयल है तो यहाँ पे जो हमारा मतलब कि जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑयल होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा ऑयली नेचर का हो जाता है, तो इसीलिए हमारा इजीली साफ़ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हाइड्रस होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। एब्जॉर्ब वाटर, ये हमारे वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड इसको हम वॉश नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल आ जाता है जैसे सल्फर जिंक ऑइंटमेंट्स। अब जो यहाँ पे ऑयल इन वाटर होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन बेसिस, तो इसमें हमारा वाटर टाइप होता है, यानी कि इसमें हमारा जो बेस होता है वो वाटर होता है। ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये भी हमारे वाटर को जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड ये वाटर वॉशेबल नेचर के होते हैं, इसमें मतलब इसको हम वॉश कर सकते हैं क्योंकि हमारा वाटर में है, वाटर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, वाटर हमारा बेस होगा। इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे वैनिशिंग क्रीम एंड पॉलीथीन ग्लाइकॉल्स एक्सेट्रा। एंड इसी को यहाँ पे हम PEG शॉर्ट में बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो ये बेसिकली हमारे ऑयल एंड वाटर टाइप के ही होते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे वाटर मतलब पानी के ही नेचर के होते हैं। ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारे एक ग्रीसलेस होते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑयल फ्री, ये हमारे ऑयल फ्री होते हैं। एंड दे शो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे हमारे वाटर सॉल्युबल है तो इसमें मतलब कि हमारे इजीली एंड कम्प्लीटली हमारे वाटर में ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे PEG, पॉलीसॉर्बेट्स एंड मैक्रोजॉल्स, ठीक है। तो ये सभी सभी हमारे यहाँ पे वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बेस के बारे में यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेमी सॉलिड बेसिस के बारे में, इसके एडेड प्रॉपर्टीज़, इसके टाइप्स, हर कुछ यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अदर एक्सीपेंट, यानी कि इन बेस के अलावा और भी हमारे कुछ एक्सीपेंट पाए जाते हैं जो कि हम सेमी सॉलिड में इनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेकेंड आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मतलब कि ऐसे एक्सीपेंट्स होते हैं जो कि ये हमारे क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से, यानी कि हमारे सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमने बहुत बार बताया आप लोगों को वीडियोस में कि जैसे आप लोगों ने कभी कभी सिरप वगैरह है, ट्यूब वगैरह है, मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है। तो अगर ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो तो ट्यूब को आप एक बार यूज़ करोगे, 2 बार यूज़ करोगे। अब कभी कभी क्या होता है, नहीं कभी ऐसे ही ढक्कन बंद करके मतलब ऐसे ही रख देते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है, जब ढक्कन खुला होता है तो
तो आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट में हमारे ऑक्सीजन, CO2 सब कुछ प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे इसमें ट्यूब में एंटर कर जाती है और वो हमारे पूरे सब्सटेंस को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे होते हैं यही काम करते हैं कि उसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए हमारे ऑक्सीडेंट्स एक्सीपिएंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इसका एग्जांपल आ जाता है टैकोफिनॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, BHA एंड BHT। तो अब एंटीऑक्सीडेंट ऐसे काम करते हैं कि मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब कि अगर कोई बाहर से ऑक्सीजन वगैरह आ रहा है उसके साथ खुद ही रिएक्ट हो जाते हैं और हमारी मतलब कि जो ट्यूब वगैरह है, जो हमारी दवाई है, ड्रग, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, उसको वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड यहाँ पे आ जाता है एक्सीपिएंट व्हीकल्स। तो व्हीकल जैसे कि हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम अपने ड्रग को यहाँ पे खोलते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आ जाता है वाटर है, इथेनॉल, फिनॉल, एल्कोहल्स। फिर हमारे यहाँ पे फोर्थ आ जाता है बफर्स। अब ये हमारे बफर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो मतलब कि ड्रग है उसके पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, चेंज होने से बचाते हैं, उसको रेजिस्ट रखते हैं उसके पीएच को, यानी कि ड्रग का पीएच ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे स्किन के पीएच के मैच करना चाहिए जाए, ताकि अगर मैच नहीं करेगा तो वो इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। तो बस आप इतना जानिए कि हमारे बफर्स ऐसे मतलब सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच को चेंज होने से प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट। फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव का काम ये मेनली होता है कि ये हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे जो मतलब ड्रग है उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस ना घुस जाए, उसको वहाँ पे ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है बेंजोइक एसिड, मेथाइल हाइड्रोक्सिल बेंजोएट। फिर हमारा आता है सिक्स ह्यूमेक्टेंट्स। तो एक चीज़ जानिए कि ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों भी मतलब दोनों चीज़ों के होते हैं, तो इसमें हमारा लिक्विड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि ह्यूमेक्टेंट है ये हमारे बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जो क्या करता है जैसे पानी जो होता है, मॉइस्चर होता है, उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं, यानी कि जो हमारा प्रिपरेशन है, जो हमारा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा वेट रहे, यानी कि गीला टाइप का बना रहे, जिससे कि वो हमारा ठोस ना बन जाए, क्योंकि अगर ठोस बन जाएगा तो हमारा सॉलिड में हो जाएगा और फिर हमारे काम के नहीं रहेगा। इसीलिए ह्यूमेक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि ये हमारे हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और ये उसको हाइड्रेट रखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है जैसे ग्लिसरीन्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल्स एंड सॉर्बिटॉल्स एक्सेट्रा। फिर हमारा लास्ट आता है परमिएशन एनहांसर। अब ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमने पहले भी बता दिया है कि ये हमारे जो पेनिट्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन रेट को यहाँ पे बढ़ा देता है थ्रू दी स्किन, यानी कि अगर वो जब मतलब उसका रेट अच्छा होगा एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन का, तो जो हमारी स्किन पे जो अप्लाई करेंगे तो अच्छे से पेनिट्रेट होगी हमारी स्किन में, एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना असर शो करेगी। फिर एग्जाम्पल आ जाता है मेथनॉल, ऑयलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ एक्सीपेंट्स के बारे में जो कि हमारे सेमी सॉलिड को बनाने में प्रिपरेशन में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिस के बारे में और सभी एक्सीपेंट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड्स। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 5 होगी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज। हमारा जो फार्मास्यूटिक्स का पूरा सिलेबस है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम सेमी सॉलिड्स की इवैल्यूएशन को यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से क्या मतलब निकलता है, मान लीजिए जैसे हमने सेमी सॉलिड की प्रिपरेशन की, ठीक है, सारा कुछ जितना भी हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें हमने क्या किया, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म हमारा बनके तैयार हो गया। लेकिन जो हमारा सेमी सॉलिड बनके तैयार हुआ है, ऐसे ही ऑइंटमेंट्स, क्रीम वगैरह सब बनके तैयार हुई हैं, क्या वो अब हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो हमारा अच्छे से स्टेबल है, वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, वो हमारे यूज़ के लिए एकदम फिट है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब कि चेक करते हैं इसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करके। तो इन सभी मतलब कि इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। तो चलिए उन टेस्ट को हम देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे टेस्ट आ जाते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 5 टेस्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा टेस्ट फॉर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी और पैच, थर्ड है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन, फोर्थ है टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड फिफ्थ है लास्ट टेस्ट ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट। सॉरी, यहाँ पे एक और लास्ट आ जाता है 6 टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। ठीक है, तो इन सभी 6 के बारे में, जितने भी हमारे 6 टेस्ट हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं लेकिन जो हमारे मेन है वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई, मेंशन की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट आ जाता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि इसमें होता क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे ही हमने ये जो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है, जब इसको हमने अपने हैंड पे अप्लाई किया तो हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि ये हमारे क्या हो, जैसे ही अप्लाई करें तो ये हमारे धीरे धीरे ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए।
और यही हम लोग एक्चुअल में चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये होता है कि हमारे कितने रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि मतलब एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पता लगाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारी पूरी स्किन है, मान लो ये हमारी हाथ की स्किन है, ठीक है, तो हाथ की स्किन पे हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमने जूम करके बना दिया, तो ये हमारी स्किन है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे कोई भी ऑइंटमेंट या फिर क्रीम है तो वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद उसके बाद हम इसको आधे घंटे 10-10 मिनट बाद इसको हम क्या करते हैं, तो जब वो होने लगता है तो उसको धीरे धीरे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ड्रग है वो हमारे कहाँ पे जाएगा, एब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं 10-10 मिनट पे, क्योंकि जो ड्रग है वो हमारे कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे जो हम ब्लड का सैंपल लेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पे हमारा जो ड्रग का कंटेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हमारा प्रेजेंट है तब तो ठीक है कि हाँ हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुई है हमारे ब्लड में। अगर हमारे ब्लड में जब मतलब सैंपल ले रहे हैं, अगर ब्लड में हमारी जो ड्रग है वो प्रेजेंट नहीं होगी, इट मीन्स हमारी ड्रग है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो मतलब वही चीज़ हम चेक करते हैं, जब हम ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10 मिनट में लिया, तो अगर उसमें ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड के सैंपल में ड्रग मतलब है, प्रेजेंट है कि हाँ इसमें एब्जॉर्ब हो गई ड्रग, तो हम जान लेते हैं कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पे जो हमने ड्रग अप्लाई किया था स्किन के ऊपर अप्लाई किया था, वो हमारी 10 मिनट के अंदर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुकी है। और अगर नहीं आता है, ठीक है, तो मतलब कि अगर 10 मिनट के जैसे हमने पहले किया 10 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो फिर दूसरी बार फिर से 10 मिनट बाद फिर से करते हैं, तो अगर आ जाता है ब्लड का कंटेंट हमारे ब्लड में, इट मीन्स हमारे 10 मिनट के बाद आया है, ठीक है, यानी कि 20 मिनट के बाद आया है, यानी कि हमारे जो ब्लड में जो ड्रग का कंटेंट है वो हमारे 20 मिनट के बाद आया है। तो ऐसे हम इसको पता लगाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन रेट को यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितनी देर में, 10 मिनट में कि 20 मिनट में ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू ब्लड, यानी कि यही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑइंटमेंट या फिर अदर प्रिपरेशन को हम स्किन पोर्शन पे रब कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम इंटरवल, यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी देर पे हम देखते हैं सीरम एंड यूरिन। सीरम मतलब कि ब्लड यानी यूरिन का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको हम चेक करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रग के अमाउंट को यहाँ पे एस्टिमेट कर देते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला हो जाता है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है यहाँ पे टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी। अब नॉन इरिटेंसी का मतलब होता है जैसे कि हम लोग ड्रग वगैरह, जैसे यहाँ पे हमने सेमी-सॉलिड डोज फॉर्म यहाँ पे हमने अपने स्किन पे अप्लाई किया, ठीक है, तो वो हमारी स्किन पे कहीं मतलब इरिटेशन वगैरह तो नहीं कॉज कर रही है, उस चीज़ को यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे नॉन इरिटेशन है या फिर इरिटेंट मतलब कि इरिटेंसी कॉज कर रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब 24 ह्यूमन वॉलेंटियर्स जो कि हमारे एकदम हेल्दी वॉलेंटियर्स होते हैं, उनको हम लेते हैं और उनकी जो मतलब ऑइंटमेंट्स या फिर अदर प्रिपरेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसके बैक पे मतलब बैक ऑफ फोर आर्म्स पे अप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये कोई बंदा है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे बैक पे, यहाँ पे जो पीठ होती है वहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, जो हमारा ऑइंटमेंट या फिर जो भी प्रिपरेशन होती है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और उसका जो आर्म होगा, ठीक है, फोर आर्म होगा, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये हम लगभग 21 डेज़ तक करते हैं, यानी कि 21 डेज़ तक अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे ड्रग अप्लाई किया गया है उसके बैक पे या फिर फोर आर्म्स में यहाँ पे कोई इरिटेशन वगैरह तो कॉज नहीं हुई है, यानी कि कोई जैसे कि कोई ओडेमा वगैरह, सूजन वगैरह तो नहीं हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं हुई होती है, इट मीन्स हमारा जो सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म है, फिर ऑइंटमेंट है, फिर कोई अदर प्रिपरेशन है हमारी सेमी-सॉलिड की, वो हमारी एकदम सही है और अच्छी है, यूज़ करने के लायक है। तो ये हमारा हो जाता है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी। तो आई होप आप लोग को दोनों टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड आ जाता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन। अब इसमें ये होता है कि मतलब इसमें हम ये चेक करते हैं कि जैसे हमारी जो स्किन है, मान लो जो ये हमारी स्किन है, अब यहाँ पे हमने ड्रग को अप्लाई किया, ठीक है, तो वो कितने रेट से, यानी कि कितनी देर में वो जो ड्रग है वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि कितनी देर में हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर पा रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा था ड्रग, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वो ब्लड जो ड्रग है वो यहाँ पे स्किन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि पेनिट्रेट कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे आप दोनों अलग अलग ही देखिएगा कि इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कितनी देर में स्किन को क्रॉस कर रहा है, उसी चीज़ की उसी स्पीड को यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो ड्रग है वो हमारे मतलब कि स्किन को क्रॉस करके कितनी देर में हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम रेट ऑफ पेनिट्रेशन को यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे ड्रग होगा, यानी कि जो हमारा ऑइंटमेंट होगा, उसको हम मेज़र करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मतलब 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद ये जो ड्रग होगा उसको यहाँ पे हम अच्छे से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब मानो जैसे कि यहाँ पे स्किन पे हमने यहाँ पे 20 ग्राम ड्रग अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद हमने 10 मिनट बाद इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। फिर उस जो रिमूव किया है उस ड्रग को यहाँ पे हम क्या करते हैं, वे करते हैं। तो मतलब कि जो ड्रग पहले हमने लगाई थी वो हमारी 20 ग्राम थी, ठीक है, लेकिन जो हम रिमूव करके जो निकाल रहे हैं अगर उसको वे करते हैं तो अगर वो हमारी जो 18 ग्राम ड्रग होगी तो इससे हमें पता चल सकता है कि जो हमारी 2 ग्राम ड्रग है वो हमारे 10 मिनट के अंदर हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर चुकी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 1 मिनट के अंदर हमारी जो ड्रग होगी वो जो पूरी ड्रग हमने अप्लाई की है अपनी स्किन पे वो हमारी 1 मिनट में वो हमारी पूरे स्किन को यहाँ पे क्या करती है, पूरी जो ड्रग है वो स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड, टेस्ट ऑफ रेट पेनिट्रेशन। इसको हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं। अब हमारा फोर्थ आ जाता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेमी सॉलिड बेस है, ठीक है। बेस में अंदर हमारे क्या मिलाया जा रहा है, ड्रग मिलाया जा रहा है। तो ड्रग को जब हम यहाँ पे मिला देते हैं, बाकी एक्सीपेंट्स को यहाँ पे हम मिला देते हैं, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा ड्रग मतलब कि जो हमारा बेस है वो कितनी देर में मेल्ट होता है और कितनी देर में हमारी जो ड्रग उसके अंदर बेस के अंदर प्रेजेंट है वो कितनी देर में हमारी उस सेमी सॉलिड बेस से कितनी देर में वो हमारी रिलीज हो रही है, कि पर यूनिट टाइम वो हमारी 10 मिनट में या फिर 1 मिनट में हमारी कितना रिलीज हो रहा है हमारी इस मतलब कि सेमी सॉलिड बेस से, वही उस चीज़ को यहाँ पे हम पता करते हैं। और ये पता करना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हमारा जब पता चल जाएगा हमको कि अमाउंट ऑफ ड्रग वो कितनी टाइम में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे मतलब कि बेस के अंदर से कितने टाइम पे रिलीज़ हो रहा है, तभी तो हमको यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। जो हमारा ड्रग हमारे मतलब कि बॉडी में जब रिलीज़ हो जाएगा तभी तो किसी प्रॉब्लम मतलब से जो भी प्रॉब्लम है हमको वो ट्रीट होगी और तभी तो अपना एक्शन वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब कि जब यहाँ पे हमारा रिलीज़ होगा उसके बाद पेनिट्रेट करेगा हमारी स्किन को, उसके बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अभी हमारा करते कैसे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं एकदम क्लीन साफ सुथरा सा टेस्ट ट्यूब। और ये जो ऑरेंज आप लोगों को दिख रहा है ये हमारी कोटिंग ऑफ ड्रग है, यानी कि ये हमारी ड्रग होती है जिसको हम साइड में अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यानी कि इसमें टेस्ट ट्यूब के साइड में ही यहाँ पे हम कोट कर देते हैं ड्रग को, ठीक है, जिसका हम टेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन है यानी कि जो सीरम या फिर सेलाइन, सीरम मतलब कि हमारा जो ब्लड है, और सेलाइन यानी कि जो हमारा नमक होता है NaOH होता है, वो कंसनट्रेशन होता है वो हमारे ब्लड के ही कंसनट्रेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सेलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन हम अपने टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और ये हमारा क्या होता है, पूरा टेस्ट ट्यूब होता है। बाद यहाँ पे जैसे कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इस पूरे सोल्यूशन को जो सीरम है यहाँ पे हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम चेक करेंगे कि जो वो इतने टाइम में हमारे कितना जो हमारा जो ड्रग है वो कितना रिलीज हुआ है, यानी कि एब्जॉर्ब हुआ है हमारे ब्लड में। क्योंकि हमारा जो बेस है वो तो यहाँ पे चिपका रह जाएगा, लेकिन जो ड्रग है वो हमारे यहाँ पे ब्लड में यहाँ पे चला जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये हो जाता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज, तो ठीक है। अब उसके बाद हमारा 5th आ जाता है यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब जैसे कि जो हमारा ड्रग है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मान लीजिए एक कंटेनर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, एक यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पे हम फिंगर डिप करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो ड्रग का कंटेंट है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पता चले ये हमारा कम है और ये हमारा ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में हमारा फिल होना चाहिए। तो अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक साइज़ के 10 कंटेनर, या तो मैंने 4 ही बनाए हैं, तो एक साइज़ के यहाँ पे हम 10 कंटेनर ले लेते हैं और जो हमारा ड्रग है उस ड्रग को इस कंटेनर में फिल कर देते हैं। उसके बाद जब हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद इसको हम निकालते हैं और एक एक यहाँ पे वे करते हैं। तो अगर हमारे जो 10 के 10 कंटेनर हैं, जो हमारी ड्रग है वो हमारी पूरी अगर मतलब उसमें सेम यूनिफॉर्मिटी में है, मतलब उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा एकदम सही है। और उसमें अगर कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, इट मीन्स हमारी कुछ गड़बड़ी है, इसकी वजह से यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया है। तो अब आप लोग को पता है कि अगर ड्रग है तो किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो अपना इफेक्ट जैसे कम है तो कम शो करेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा शो करेगी, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब कंटेंट जो है ड्रग का वो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। एक मतलब अगर एक साइज़ है यहाँ पे तो पूरा एक ही होना चाहिए। तो अगर वेट है, अगर जो हमारा ड्रग का वेट है अगर वो हमारा इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारा टेस्ट पास है, ठीक है। वो जो कंटेंट है वो हमारा यूनिफॉर्म है, अगर नहीं है उसमें सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमारे कुछ गड़बड़ी है। फिर हमारा लास्ट आ जाता है यहाँ पे 6 टेस्ट ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट। तो इसमें बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारा जैसे ऑइंटमेंट है फिर कोई अदर प्रिपरेशन है उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह तो नहीं है, मतलब वायरस बैक्टीरिया तो नहीं कहीं चिपक गया है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम ये करते हैं
तो इसमें करने के लिए यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन को, यहाँ पे जो सैंपल होता है, सैंपल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है एक मतलब कि हमारी प्लेट होती है, ठीक है, जो हमारी एक मतलब कि स्लाइड होती है वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रैबिट का 0.5 यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम रैबिट प्लाज्मा ले लेते हैं 0.5 ml। उसके बाद इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 1 to 4 आवर्स। तो अब आप लोगों को पता है सिंपल सा कि मतलब जो मतलब कि जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब होता है वो क्या करता है, कोई चीज़ उसको मिल जाती है, ठीक है, वो खा मतलब क्या करता है, खुद को ग्रो करने लगता है, ठीक है। कल्चर मीडिया में वो क्या करता है, खुद को ग्रो करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे जो रैबिट का प्लाज्मा अगर वो मिल गया तो वो खुद को मतलब उसको खा के क्या करता है, ग्रोथ बढ़ाने लगता है अपनी। तो अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई माइक्रोब्स नहीं है तो यहाँ पे हमको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रोथ है, इट मीन्स यहाँ पे माइक्रोब प्रेजेंट है और ये हमारा ड्रग खराब है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोब प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है। अगर माइक्रोब है तो हमारा टेस्ट फेल है, अगर माइक्रोब नहीं है, एब्सेंस ऑफ माइक्रोब है, तो हमारा जो टेस्ट है वो पास है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से हम सेमी सॉइल प्रिपरेशन को यहाँ पे हम इवेलुएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी टेस्ट का यूज़ करके। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमारी जो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस लास्टली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना वीडियोस को प्यार देंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आज से ही हमारी जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर 4 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सारी सब कुछ मैंशन है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।